समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरे दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि 22 जनवरी का इंतजार सभी देशवासी कर रहे हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसको लेकर कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। जगह जगह कार्यक्रम किस तरीके से किए जाएंगे उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी को बताया जा रहा है कि कैसे रथ यात्रा निकाली जाएगी, कैसे शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आज मेरठ में भी रथ यात्रा की जानकारी दी पंडित सुनील भराला ने। जी हां, राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जानकारी दी गई कि रथ यात्रा निकाली जाएगी और कार्यक्रम किस तरीके से किए जाएंगे। वहीं जहां मुख्यमंत्री द्वारा आदेश दिया गया है कि 22 जनवरी को शराब की दुकानें बंद रहेंगी, तो भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा जा रहा है कि मीट की दुकानें बंद करने के भी आदेश दें। वहीं चारों ओर कार्यक्रमों की तैयारी की जा रही है। चोर बदमाशों के हौसले भी बुलंद होते नजर आ रहे हैं। पुलिस की नाक के नीचे वारदात को अंजाम दे रहे हैं। आज मैं आपको जो घटना दिखाऊंगी वो पुलिस चौकी से 100 कदमों की दूरी पर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। जो मठ बने हुए माता के, उनके साथ भी कुछ असामाजिक तत्व हरकतें कर रहे हैं, उसको लेकर भी ज्ञापन सौंपा गया है। साथ साथ जिला बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सदस्यों को चुना गया, उनको उनका कार्यभार सौंपा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रहे जिला जज। तो जुड़े रहे मेरे दर्शन के साथ, देखते रहे मेरे दर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। श्री राम जन्मभूमि कार सेवक सेनानी संघ द्वारा प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन, जिसमें 14 जनवरी को श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जन जागरण हेतु रथ यात्रा का किया जाएगा आयोजन। रथ यात्रा 14 जनवरी मेरठ दिल्ली बाईपास स्थित 5 स्टार रिजॉर्ट से आरंभ होकर मेरठ के विभिन्न स्थानों से गुजरती हुई ओगरनाथ मंदिर पर होगी समाप्त। राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला ने दी जानकारी। कहा, इस यात्रा में सैकड़ों राम भक्त, संगठन, स्वयंसेवी व सनातनी कार्यकर्ता होंगे शामिल। 22 जनवरी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शराब की दुकानें बंद करने के दिए आदेश। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अंकित चौधरी ने मीट की दुकानें बंद कराने की मांग को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। AIMIM पार्टी के दर्जन भर पार्षद और नेताओं ने पार्टी से दिया इस्तीफा। महानगर अध्यक्ष इमरान अंसारी पर भ्रष्टाचार, बदसलूकी, मनमानी करने का लगाया आरोप। गढ़ रोड स्थित गोकुलधाम कॉलोनी के बाहर टावर 2 के रास्ते को बिल्डर द्वारा बेचे जाने की सूचना पर पहुंचे मेडा विकास प्राधिकरण जेई पवन भारद्वाज व उनकी टीम। अवैध रूप से कब्जा कर रखे रास्ते को कराया कब्जा मुक्त की कार्रवाई। थाना परतापुर क्षेत्र में होंडा शोरूम की अवैध बनी प्रॉपर्टी पर चला MDA का बुलडोजर। मैनेजर व कर्मचारियों के फूले हाथ पैर। MDA की साठगांठ से होता है अवैध निर्माण। शिकायत के बाद दिखावे की तरह की जाती है कार्रवाई। थाना भावनपुर क्षेत्र के हसनपुर कदीम गांव में चोरों ने पुलिस को दी खुली चुनौती। पुलिस की गश्त की खोली पोल। चौकी से 100 कदम की दूरी पर सराफ की दुकान का शटर उखाड़कर 15 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम देकर हुए फरार। मौके पर पहुंची भावनपुर पुलिस व फॉरेंसिक टीम, लगी जांच में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय युवा दिवस एवं स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती पर संस्थान द्वारा 40 छात्राओं ने 500 बार किया सूर्य नमस्कार। साथ साथ सभी को दी जानकारी। सूर्य नमस्कार करने से शरीर की 90% बीमारियां होती हैं ठीक। प्रतिदिन 12 बार करें सूर्य नमस्कार। सरदा नगर के दौराला रोड बस स्टैंड माता वाली गली में रोहिला परिवार के देवी देवताओं का है स्थानीय स्थल, जो सनातन धर्म संस्कृति का है केंद्र। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा माता के मठ को किया गया क्षतिग्रस्त, गिराई गई दीवार। परिवार व क्षेत्र के लोगों में इस घटना से बना हुआ है डर। उन्होंने असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग। जिला बार एसोसिएशन द्वारा महात्मा गांधी हॉल में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि रहे जिला जज रजत सिंह जैन। वरिष्ठ अतिथि रहे जिलाधिकारी दीपक मीणा, SSP रोहित सिंह साजवान, रोहतास अग्रवाल।
कार्यकारिणी में रविंद्र कुमार सिंह बने अध्यक्ष व पंडित आनंद कश्यप महामंत्री। वहीं रोहतास कुमार अग्रवाल ने 3 लाख रुपए लाइब्रेरी के लिए किए डोनेट। थाना भावनपुर क्षेत्र में सीबीआई अधिकारी बनकर 80,000 की ठगी करने वाले 3 आरोपी पुलिस ने किए गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से गाड़ी, फेक आईडी कार्ड हुआ बरामद। एसपी देहात कमलेश बहादुर ने दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले मैं आपको उसी खबर की ओर ले चलूं जिस खबर को लेकर चारों ओर धूम मची हुई है। जी हां, 22 जनवरी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। चारों ओर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अपने अपने तरीके से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और पत्रकारों के माध्यम से सभी को जानकारी भी दी जा रही है। आज एक प्रेस वार्ता के माध्यम से राज्य मंत्री सुनील भराला ने जानकारी दी कि 14 जनवरी को एक रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। 22 जनवरी को लेकर कार्यक्रम जो किया जा रहा है उसको लेकर के एक रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा जो दिल्ली बाईपास 5 स्टार रिजॉर्ट से प्रारंभ होगी। मेरठ के विभिन्न क्षेत्रों से होती हुई ओगरनाथ मंदिर पर समाप्त होगी, जिसमें बहुत सारे राम भक्त, स्वयंसेवी, बहुत सी संस्थाएं और बहुत से कार्यकर्ता जुड़े हुए होंगे और पूरा वातावरण राम नाम के जयकारों से गूंज रहा होगा। अभी 22 जनवरी बहुत दूर है, लेकिन उसके बाद भी चारों ओर भक्ति में वातावरण नजर आने लगा है। कार्यक्रमों का आयोजन जिस तरीके से किया जा रहा है, मंदिरों को बहुत सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है और सभी के अंदर एक अजब सी खुशी है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी, दिवाली मनाई जाएगी। आज मेरठ में हमारे भगवान श्री राम लला, उनके श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जो 22 जनवरी को होने जा रहा है, उससे पूर्व भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर 14 जनवरी से सभी के लिए आह्वान है और आह्वान है कि भगवान राम को लेकर के सभी जगह मंदिरों में स्वच्छता, मंदिरों में पारायण और यात्राएं, अक्षत वितरण और प्रचार प्रसार। तो भारत के प्रधानमंत्री जी की बात को आगे बढ़ाते हुए मेरठ में भगवान राम की यात्रा को शोभा यात्रा के रूप में, जन जागरण यात्रा के रूप में हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक श्री संतोष जी और यहां पर बैठे हुए हमारे सभी इस कार्यक्रम के यानी कि श्री राम कार सेवक सेनानी के सब पदाधिकारी के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि मेरठ में 14 जनवरी से प्रातः 9:30 बजे से मंदिर पूजन के साथ साथ और भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठा जन जागरण यात्रा मेरठ में 5 स्टार रिसोर्ट से प्रारंभ करेंगे बाईपास से, और वो यात्रा भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण को देते हुए और लंबे समय से जो कार सेवकों ने अपने लंबी आस के बाद यानी कि 500 साढ़े 500 वर्ष जो आंदोलन चला भगवान राम को मंदिर के निर्माण को लेकर के, जहां बाबर के काल से भगवान राम के मंदिर पर जबरन तरीके से बाबरी को निर्माण कर दिया गया था और उसका निर्णय जो हुआ लंबे संघर्षों के बाद उन कार सेवकों के त्याग तपस्या के उपरांत ये खुशी का दिन देखने को मिल रहा है। उसको लेकर के इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए
ढोल डमाकों के सहित बैंड बाजों से और जो कार सेवक सेनानी के रूप में जिन्होंने अपने वहां पर 6 दिसंबर को जो लोग रहे, वो सब ऐसे महापुरुष उस यात्रा में साथ रहेंगे। यात्रा का जो चार्ट बनाया गया वो रिसोर्ट से प्रारंभ करके कंकरखेड़ा, आशुतोष नर्सिंग होम होते हुए और शिवचौक होते हुए क्या आप आसपास के जिलों से भी बैंड बुलाए हैं मेरठ के, क्या रहेगा, थोड़ा कितनी बड़ी रहेगी यात्रा? देखिए 500 से 1000 के बीच में गाड़ियां रहेंगी, जिसमें बैंड बाजे रहेंगे, जिसमें ढोल धमाके रहेंगे, जिसमें उनके स्मरण रहेंगे, पत्रक रहेंगे और सभी प्रकार से, यानी कि जो उनके चित्रण है उनका उल्लेख उस बैनर के माध्यम से होगा। इस प्रकार से उसका जो कार्यक्रम के संयोजक हैं संतोष जी, उन्होंने पूरी रचना को तैयार किया है और उसमें हम सब लोग उनके पीछे पीछे रहेंगे और भगवान राम, माता सीता, श्री हनुमान जी, लक्ष्मण, वो उनके काल्पनिक रूप में उनके वो आगे आगे रहेंगे। बताइए भाई, आपकी वो दौर तो एक ऐसा दौर था कि हम लोग तो बहुत कम आयु में उस समय संघर्षरत थे और पुलिस का बड़ा उत्पीड़न था राम भक्तों के साथ। समाजवादी पार्टी की सरकार के माध्यम से राम भक्तों को रोका जाता था। जो संगोष्ठी होती थी, सम्मेलन होते थे, मीटिंग होती थी, उस आंदोलन की जो रूपरेखा होती थी उस समय, उनको पूरी तरीके से प्रतिबंधित रखते थे। छुप करके हमें गांवों में या शहर के अंदर कमरों के अंदर बैठ करके अपनी रचना बनानी होती थी और छुप करके ही अयोध्या को कूच करते थे। मेरठ में भी अपने घरों पे नहीं सोते थे। कभी पुलिस की रात को दबिश लगती थी, पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती थी। जो प्रमुख लोग हुआ करते थे, जो अगुवाई कर रहे थे आंदोलन की, ऐसे लोग हमारे बीच में है अभी भी। यहाँ पर बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन ऐसे लोग हैं जो अगुवाई करते थे, जो लड़ते थे और पुलिस से खूब संघर्ष होता था। ऐसी खूब यादें हैं कि जो पुलिस के बैरिकेडिंग तोड़ने की भी क्षमता रखते थे और आगे बढ़ते थे। हमें खूब याद है दोनों दशक की 1990 का वो आंदोलन, जब गोली चली, वो भी हमें खूब याद है। और 1992 में जब बाबरी विध्वंस हुआ वहां पर, वो भी हमें याद है, क्योंकि हम वहां पर 3 तारीख को पहुंच गए थे, यहां से निकल गए थे और 6 पर वहीं थे। 6 दिसंबर 1992 हमें सबसे पहले वो याद आती है कि हम जब वहां पहुंचे तो कार सेवकों के जो कार सेवक पुरम बना हुआ था, तो वहां पर जो दूर से, यानी कि राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, कर्नाटक से और उत्तर प्रदेश के अन्य अन्य जिलों से जो कार सेवक आ रहे थे, तो उनको रात रात को लेकर के आते थे, छोड़ के जाते थे। कार सेवक पुरम में आते थे, जाते थे, छोड़ के आते थे और फिर उनकी टोलियां बनती थी कि जब वहां से कूच करेंगे हम अपने उस कार्यक्रम में, आयोजन में, जिसका नेतृत्व आज हमारे बीच में नहीं है, श्रद्धेय अशोक सिंघल जी, जो पूरा नेतृत्व कर रहे थे, हमारी साध्वी रतम्बरा जी, हमारी उमा भारती जी। तो वो सारे उनके संबोधन में जोश और जो उल्लास होता था और सनातन हिंदू को लेकर के वो जिस प्रकार से प्रचार प्रसार करते थे, तो वो एक जोश दिलाता था। तो ऐसे मंजर हमें खूब याद है। भगदड़ भी हमें खूब याद है, लाठीचार्ज भी खूब याद है। तो वो सारे दृश्य हमें याद है। लाठियां हमने खाई, चोटें हमारे आई, गिरे हैं खूब, रातों रात दौड़ते रहे वहां अयोध्या में, वो भी हमें याद है। फैजाबाद नाम हुआ करता था, बस्ती तक पहुंच गए पैदल पैदल जंगल में, वो भी हमें याद है कि अयोध्या पता नहीं कब पार हो गया, चले गए बस्ती में। ऐसा लग रहा है कि हमें पूरा दृश्य उसका साथ है। जो अवसर आया कि रथ यात्रा अब प्राण प्रतिष्ठा की निकलने जा रही है, क्या आप याद करते हैं? आपके जहन में कौन सी यादें ताजा हैं 90 के दशक की? इसी में एक सवाल मैं भी जोड़ूंगा। कार सेवकों से मेरी भी बात हुई, उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई थी, उन्होंने गोलियां चलवाई और किस तरीके से संघर्ष करना पड़ा कार सेवकों को। आप उस दौर को याद करते हैं, वो थोड़ा सा बताएं उस बारे में। वो दौर तो एक ऐसा दौर था
कि हम लोग तो बहुत कम आयु में उस समय संघर्षरत थे और पुलिस का बड़ा उत्पीड़न था राम भक्तों के साथ। समाजवादी पार्टी की सरकार के माध्यम से राम भक्तों को रोका जाता था। जो संगोष्ठी होती थी, सम्मेलन होते थे, मीटिंग होती थी, उस आंदोलन की जो रूपरेखा होती थी उस समय उनको पूरी तरीके से प्रतिबंधित रखते थे। छुप करके हमें गांवों में या शहर के अंदर कमरों के अंदर बैठ करके अपनी रचना बनानी होती थी और छुप करके ही अयोध्या को कूच करते थे। मेरठ में भी अपने घरों पे नहीं सोते थे। कभी पुलिस की रात को दबिश लगती थी, पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती थी। जो प्रमुख लोग हुआ करते थे, जो अगुवाई कर रहे थे आंदोलन की, ऐसे लोग हमारे बीच में हैं अभी भी। यहाँ पर बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन ऐसे लोग हैं जो अगुवाई करते थे, जो लड़ते थे और पुलिस से खूब संघर्ष होता था। ऐसी खूब यादें हैं कि जो पुलिस के बैरिकेडिंग तोड़ने की भी क्षमता रखते थे और आगे बढ़ते थे। हमें खूब याद है दोनों दशक की 1990 का वो आंदोलन, जब गोली चली, वो भी हमें खूब याद है। और 1992 में जब बाबरी विध्वंस हुआ वहां पर, वो भी हमें याद है, क्योंकि हम वहां पर 3 तारीख को पहुंच गए थे, यहां से निकल गए थे और लंबे 6 पर वहीं थे। 6 दिसंबर 1992। हमें सबसे पहले वो याद आती है कि हम जब वहां पहुंचे तो कार सेवकों के, जो कार सेवकपुरम बना हुआ था, तो वहां पर जो दूर से, यानी कि राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, कर्नाटक से और उत्तर प्रदेश के अन्य अन्य जिलों से जो कार सेवक आ रहे थे, तो उनको रात रात को लेकर के आते थे, छोड़ के जाते थे। कार सेवकपुरम में आते थे, जाते थे, छोड़ के आते थे और फिर उनकी टोलियां बनती थी कि जब वहां से कूच करेंगे हम अपने उस कार्यक्रम में, आयोजन में, जिसका नेतृत्व आज हमारे बीच में नहीं है, श्रद्धेय अशोक सिंघल जी, जो पूरा नेतृत्व कर रहे थे, हमारी साध्वी रतम्बरा जी, हमारी उमा भारती जी। तो वो सारे उनके संबोधन में जोश और जो उल्लास होता था और सनातन हिंदू को लेकर के वो जिस प्रकार से प्रचार प्रसार करते थे। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा आदेश दिए गए हैं, जी हाँ, कि शराब की दुकानें 22 जनवरी को बंद रहेंगी। आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा और एक अपील की कि जहां शराब की दुकानें बंद करने के आदेश दिए गए हैं, तो वहीं मीट की दुकानें बंद करने के भी आदेश दिए जाएं। तो हमारा केवल आज मांग ये है डीएम साहब द्वारा माननीय मुख्यमंत्री से कि 22 जनवरी को जिले में, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिस उपलक्ष्य में अभी चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा जी का एक शासनादेश आया है, जिसमें शराब की दुकानें, स्कूल बंद रहेंगे, जगह जगह स्वागत होंगे, जगह जगह मंदिर सजाए जाएंगे। क्या नाम है आपका? आज कलेक्ट्रेट पे आए थे। मेरा नाम अंकित चौधरी है। मैं पूर्व में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहा हूं। आज हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता डीएम साहब द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि 22 तारीख जो हिंदुओं के लिए वास्तव में दीपावली और राष्ट्रीय पर्व है, उस दिन अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसका एक शासनादेश आया है, जिसमें स्कूल बंद, शराब की दुकानें बंद, जगह जगह मंदिर सजाए जाएंगे, झांकियां निकाली जाएंगी। लेकिन भूलवंश, शायद मीट की दुकानों का शासनादेश देने में कहीं चूक हुई है, क्योंकि यह हिंदुओं की भावनाओं का विषय है और भगवान राम की जिसकी बेचैनी और जिसका इंतजार शायद हिंदू धर्म में प्रत्येक व्यक्ति को होगा। और वास्तव में हिंदुस्तान में पहली बार हमारी जनरेशन या हमसे पहले की जनरेशन, जिन्होंने दिवाली का सही महत्व जो भगवान श्री राम के वापस आने पे मनाया जाता है, आज वास्तव में हिंदुस्तानियों को ये देखने का मौका मिलेगा। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के हम सब लोग साधुवाद करते हैं और साथ साथ उनसे अनुरोध करते हैं कि तुरंत ही इसमें शासनादेश दिया जाए कि 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में मीट की दुकानें बंद हो जाए, ताकि एक अच्छा मैसेज। और ऐसा नहीं है केवल हिंदुओं की, लगातार आप लखनऊ और कई जगह देखें तो मुस्लिम भाइयों ने अपने आप आकर मना किया कि मीट की दुकान नहीं खोलेंगे। इसी त्रुटिवश हो सकता है कहीं शासनादेश में चूक हुई हो, लेकिन हमारी मांग है
क्योंकि ये हिंदुओं की जन भावनाओं का, धर्म भावनाओं का विषय है कि प्रत्येक जिले में मीट की दुकान बंद हो। डीएम साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला? नहीं, डीएम साहब से तो आश्वासन लेना है ही नहीं, और सत्ता में आश्वासन का मतलब भी नहीं होता। हम सब सत्ता पक्ष के लोग हैं। डीएम साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया है, और डीएम साहब से हमने ये मांग करी है सख्ती से मेरठ जिले में एक भी दुकान मीट की खुल ना पाए। यदि किसी ने भी ऐसा मौका करा तो उसके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर उसे जेल के पीछे कर डाला जाए। मैं आपको मेरदर्शन चैनल के माध्यम से लगातार सतर्क करती हूं कि जागरूक रहें, किसी पर भी आंख बंद कर विश्वास ना करें। अधिकारी हो या किसी भी महकमे से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर आपके पास किसी काम के लिए आता है, किसी वार्तालाप के लिए आता है, तो पहले आईडी कार्ड जरूर चेक करें। जी हाँ, लगातार फ्रॉड की घटनाएं सामने आ रही हैं। कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि नकली सीबीआई अफसर बनकर ठगी की जा रही थी। थाना भावनपुर क्षेत्र में 80,000 की ठगी की गई सीबीआई ऑफिसर बनके। आज उन 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। उनके पास से गाड़ी और आईडी कार्ड भी बरामद हुए। ठगी का मामला सामने आया है, कहाँ का इस मामला है और क्या कुछ कार्रवाई इसमें की गई है? थाना भावनपुर क्षेत्र के लालपुर के निवासी दीपक कुमार ने थाने पे ये सूचना दी कि उनसे कुछ लोग सीबीआई का ऑफिसर बता करके फर्जी मुकदमे में जेल भेजने के नाम पे पैसे की मांग कर रहे हैं। उसने ये भी बताया कि उससे कुछ माह पूर्व ही इन लोगों ने पैसे लिए गए थे। इसकी जांच की गई। जांच में ये आया कि अब्दुल्लापुर में एक क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन के नाम से एक ऑफिस कुछ लोगों ने खोला है, जिसमें 5 या 6 लोग काम करते हैं। उसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें ये पाया गया कि ये लोग फर्जी आईडी के बना करके सीबीआई का ऑफिसर बताकर लोगों से पैसे मांगते थे और उनको मुकदमे में जेल भेजने के नाम पर उनसे पैसे वसूलते थे। इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। अन्य की जानकारी की जा रही है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कुछ और लोगों से ठगी की थी सर, नाम दीपक नाम के? इस बारे में पूछताछ की गई है। कुछ जो लोग इसके शिकार हुए हैं उनसे जानकारी की जा रही है और उस संबंध में भी कार्रवाई की जाएगी। सर, शिकायतकर्ता के पास से मतलब कितनी ठगी करी है, कितने रकम अब तक इनसे बरामद हुई है? ये जिसने शिकायत की थी उसने बताया था कि माह जून में उससे ये करके कि तुम्हारे खिलाफ जांच चल रही है और बचना है तो पैसे देने होंगे। 80,000 रुपये उससे लिए गए थे और दोबारा उसको इसी का भय दिखा करके दोबारा पैसे की मांग की जा रही थी। सर, क्या किस बात की जांच थी वो? ये चूँकि श्रम विभाग में जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है उसमें ये फार्म भरवाने और इस तरह की प्रोसेसिंग का काम करते थे। उनका कहना था कि ये लोग कि तुम्हारे खिलाफ जांच चल रही है, तुमने धोखाधड़ी करी है, फर्जी किया है, इसलिए उसको बता करके डरा करके उससे पैसे वसूले गए थे। क्या बैकग्राउंड है सर इनका? ये सभी जो है ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। ये कोई हाई स्कूल है, कोई इंटर है, कोई स्नातक है और इन्होंने CBIT नाम से एक ट्रस्ट का फर्जी रजिस्ट्रेशन है जिसमें इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया और उसी का आईडी कार्ड बनाया हुआ है और उसी को दिखा करके ये सीबीआई का ऑफिसर बता करके लोगों से ठगी का काम करते थे। जिला बार एसोसिएशन द्वारा शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नई कार्यकारिणी के सदस्य जो चुने गए हैं, जो पदाधिकारी बनाए गए हैं, उनको शपथ दिलाई गई। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रहे जिला जज रजत सिंह, साथ साथ विशिष्ट अतिथि रहे जिलाधिकारी दीपक मीणा, एसएसपी रोहित सिंह साजवान, रोहतास अग्रवाल और अन्य अतिथि भी वहां पर मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन किया गया, सभी को शपथ दिलाई गई। साथ साथ कार्यक्रमों की अन्य भूमिका को देखते हुए अपील की गई जिलाधिकारी से कि यहाँ पर जो जिला बार एसोसिएशन है उसमें समन्वय बनाया जाए। जिला जज और जो वहां पर वकीलों के चैम्बर है उनमें समन्वय बनाया जाए। 3 लाख रुपए रोहतास अग्रवाल ने लाइब्रेरी के लिए डोनेट भी किए हैं। बहुत सारी मांगों को लेकर के जिलाधिकारी और एसएसपी के सामने रखा गया। एसएसपी ने कहा कि हमेशा से वो वकीलों के साथ थे और आने वाले समय में भी वकीलों के साथ ही खड़े रहेंगे। पंखा के चला साथ ही साथ
पूर्ण निष्ठा के साथ निर्वहन करते हुए ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे जिला बार एसोसिएशन मेरठ की गरिमा को ठेस पहुंचे तथा अपनी सर्वोत्तम क्षमता से इसे बनाए रखूंगा तथा जिला बार एसोसिएशन मेरठ के संविधान के नियम व उपनियमों के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन करूंगा। 437 वोट मिले और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हेतु श्री गिरीश कुमार 437 मत लेकर विजयी हुए। उपाध्यक्ष पद हेतु श्री मनोज कुमार पायल 407 मत इनको मिले और विजयी रहे। कोषाध्यक्ष के पद पर कुमारी प्रिया सिंह इनको 401 मत मिले। संयुक्त सचिव प्रशासन पद हेतु श्री अंकित त्यागी 404 मत प्राप्त करके विजयी हुए। संयुक्त सचिव पुस्तकालय के पद के लिए श्री राजेश कुमार वर्मा 418 मतों से विजयी हुए और संयुक्त सचिव प्रकाशन पद पर श्री अमित कुमार इनको 391 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार जो हमारी वरिष्ठ कार्यकारिणी थी उनमें 6 लोगों का निर्वाचित अध्यक्ष और महामंत्री जी और हमारे न्यायिक अधिकारीगण को मेरा सफल नमस्कार। मैं आपको एक बहुत खुशखबरी देता हूं कि जिला बार एसोसिएशन के अंदर बिजली की जो समस्या है उसके लिए हम बहुत तत्पर, किसी भी संस्था से हमारा सहयोग होगा और हम यहाँ सोलर प्लांट लगाएंगे, बिजली का कनेक्शन कटवाएंगे। उसके लिए हमारी वार्ता चल रही है। महीने 2 महीने के अंदर हमारी नवनिर्वाचित जो भी हमारी कार्यकारिणी है ये प्रस्ताव बना के देगी, उसको मैं सैंक्शन कराऊंगा। ये मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता हूँ। दूसरी बात, हमारे क्योंकि बिजली बहुत समस्या है इसलिए हमें इसके लिए पूर्ण रूप से हमने बहुत संघर्ष करा है और इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर सोलर की लाइट का इंतजाम हो जाए जिससे हमारी बिजली के बिल का कम से कम खपत हो। दूसरी बात, यहाँ जितने भी अधिकारीगण और हमारे वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिवक्तागण आए हुए हैं, मैं उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर दिया। लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक हैं। आप सभी जानते हैं, मैं लगातार मेरदर्शन चैनल के माध्यम से आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से पार्टियों को मजबूत करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं, नई कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है। लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिसमें से पदाधिकारी और नेता इस्तीफा देते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, आज मैं आपको बता रही हूँ AIMIM के दर्जनों भर पदाधिकारी व नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि जो उनके अध्यक्ष हैं उनके द्वारा मनमानी की जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ाया जा रहा है, जिससे वो उनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। एक और तो सभी अपनी पार्टी को मजबूत करते नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर पार्टी में कहीं ना कहीं मनमुटाव भी चलता नजर आ रहा है। देखिए, पार्टी से पार्षद हुए हैं, चुने गए हैं, मगर कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है एक वर्ग जो अपनी मनमानी में तुला हुआ है और कॉन्फिडेंस में है, ये भूल गए कि MIM की नीतियाँ क्या हैं। और जो पार्षदों का लेके मामला ये चल रहा है, जो इस्तीफ़ा दे रहे हैं, वो
पार्टी जो विचारधारा से हटके जो ये लोग काम कर रहे हैं, जो एक विशेष वर्ग कह दूँ मैं, जो एक तरीके की दलाली हो रही है, और अगर ये सच्चाई बयान कर रहे हैं तो उन्हें पार्टी से निष्कासित करने का धमकी दी जा रही है, हम पार्टी से निकाल देंगे तुम्हें, या पार्टी में तुम लोग काम नहीं करोगे। तो मेरा उन लोगों से ये कहना है कि हर पार्टी हो, चाहे MIM हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी आता है, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो या पार्षद हो, कोई भी हो, हर आदमी मान सम्मान का भूखा है, हर आदमी मान सम्मान चाहता है। मगर ये मान सम्मान ना मिलना तो कहीं ना कहीं इनके दिल पर ठेस पहुंचने वाला मामला है, जो आज ये त्याग पत्र दे रहे हैं पार्टी से। खुल के बात करते हैं, कौन लोग हैं जो अपनी मनमानी कर रहे हैं और किस तरीके की नीतियां पार्टी में अब चल रही है? देखिए, महानगर की टीम है जो अपनी मनमानी ये कर रही है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो लोग जो विधानसभा का इलेक्शन लड़ते हैं और ओवैसी साहब यहाँ का राउंड लेते हैं, उसके बाद भी 3000 वोटों पे सिमट के रह जाते हैं, यानी अपनी जमानत जब्त करा लेते हैं। वो लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं कि पार्टी जो हम चाहेंगे पार्टी में वो होगा। तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई, पार्टी विचारधारा से चलती है। हर आदमी मान सम्मान चाहता है, मान सम्मान का भूखा है। जब उसको मान सम्मान नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं दिल दुखेगा, वो अपना कहीं ना कहीं स्टैंड लेगा। कौन कौन से पार्षद हैं जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया? देखिए, अभी तो फिलहाल पार्षद जो हैं ये आसिफ सैफी साहब हैं और शब्बीर कसार साहब हैं और रिहाना कसार साहब हैं। तो ये लोग हैं फिलहाल, अभी तो फिलहाल यही हैं, और भी आने की उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द। 3-4 पार्षद हमारे टच में है, वो भी मतलब कहने का त्याग पत्र देंगे। नगर निकाय चुनाव में एक आरोप लगता, आज के समय में कुछ अराजक तत्व अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। जी हाँ, कुछ ऐसा कर देते हैं कि पुलिस को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ती है और सांप्रदायिकता फैलने का भी डर रहता है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सरदना दौराला रोड के पास माता वाली गली में कुछ माता के मठ बने हुए हैं। जी हाँ, पारिवारिक मठ बने हुए हैं और उनकी पूजा भी की जाती है। वहां पर छोटे छोटे मठ बनाए गए, लेकिन कुछ अराजक तत्वों द्वारा उनको ठेस पहुंचाई गई और वहां की दीवार भी गिरा दी गई, जिससे क्षेत्रवासियों में और परिवार के सदस्यों में काफी आक्रोश है और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। उनके अंदर डर भी बना हुआ है कि जो पुलिस की गश्त होने के बाद भी, वहां पर पुलिस चौकी भी नजदीक है, उसके बाद भी ऐसी हरकतों को अंजाम दे सकते हैं, तो आने वाले समय में ये अराजक तत्व और भी कुछ कर सकते हैं। अवैध कॉलोनी हो, अवैध रास्ता हो या अवैध जगह हो, MDA का बुलडोजर चलता नजर आ रहा है। जी हाँ, गढ़ रोड स्थित गोकुलधाम कॉलोनी में सूचना मिली कि डीलर द्वारा अवैध तरीके से रास्ते को बेच दिया गया है। MDA की पूरी टीम पहुंची और रास्ते को कब्जा मुक्त कराया गया और कार्रवाई शुरू की गई। तो MDA का बुलडोजर लगातार अवैध कब्जों पर चलता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दूं, परतापुर स्थित होंडा शोरूम में भी MDA की पूरी टीम पहुंची और अवैध तरीके से जो कुछ जगह बनी हुई थी उस पर बुलडोजर चलाने का कार्य किया गया। वहां पर पहुंचते ही कर्मचारियों और अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए, उनको अंदर ले जाकर सांठ-गांठ करने की बात कही गई। एक और पहलू नजर आता है कि अधिकारियों की सांठ-गांठ से ही MDA की टीम आती जरूर है, लेकिन बिना कार्रवाई किए हुए वापस चली जाती है। सर, क्या नाम है आपका और किस पद पर तैनात है आप? मैं अर्पित यादव हूँ, प्रभारी प्रवर्तन मेरठ विकास प्राधिकरण। ये जो आज कार्रवाई की गई है, ये अवैध रूप से दुकानों का निर्माण किया गया था सेटबैक के एरिया, जिसको आज मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा पूरी कार्रवाई करते हुए ध्वस्त कर। सर, जैसे ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, जब ये बनता है तब MDA कहाँ होता है? MDA के द्वारा पूरी कार्रवाई की जाती है, जो कि हमारे एक्ट के प्रावधान है, उसमें सुनवाई और सीलिंग और इन सभी के प्रावधान है, जिसके बाद उचित सुनवाई युक्त अवसर प्रदान करने के बाद ही हम कोई कार्रवाई कर सकते हैं। सर, कल कई कॉलोनियाँ तोड़ी गई हैं और कुछ पिलर तोड़ने के लिए टीम आई थी, जो पिलर छोड़कर चली गई। बाहर बोर्ड लगा हुआ था MDA से स्वीकृत, उसके बावजूद भी वहाँ पर तोड़फोड़ की गई है क्या? नहीं, MDA से स्वीकृत से अतिरिक्त जो निर्माण किया गया उस पर मेरठ विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की और भविष्य में अगर वो समन नहीं कराते तो अग्रिम कार्रवाई की। चोर बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हो रहे हैं, ये तो मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ। पुलिस की नाक के नीचे वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस को खुली चुनौती भी दे रहे हैं। आज जो मैं खबर आपको दिखाने जा रही हूँ, थाना भावनपुर क्षेत्र के हसन कला गांव की है। यहाँ पर
पुलिस चौकी से 100 कदमों की दूरी पर सर्राफ की दुकान का शटर तोड़कर लगभग 15 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया और पुलिस को खुली चुनौती दी। फैंटम पर जो पुलिस घूमती है उसको भी खुली चुनौती दी कि 100 कदम की दूरी पर इतनी बड़ी वारदात हो गई, लेकिन कानो कान पुलिस के किसी भी कर्मचारी को, किसी भी कर्मी को खबर नहीं हुई। आपको बता दूं, जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची, फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची तो जांच की गई, तो साथ साथ सीटी कैमरा जो है उसकी डीवीआर भी पुलिस जो लोग थे वो अपने साथ ले गए और ज्वेलरी के डब्बे वो पास के ही खेत में पड़े हुए मिले। लग रहा है जैसे कि चोरों ने सारा सामान यहाँ पर डब्बों से खाली करके अलग रखा और फरार हो गए। राष्ट्रीय युवा दिवस एवं स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जी हां, आपको बता दूं, लखनऊ संस्कृतम संस्थानम द्वारा योगा के माध्यम से जैसे कार्यक्रम किए जाते हैं, तो वहीं सूर्य नमस्कार कराकर छात्राओं को बताया गया कि सूर्य नमस्कार हमारे लिए कितना जरूरी है। आज 40 छात्राओं द्वारा लगातार 500 बार सूर्य नमस्कार किया गया। साथ साथ सभी को जागरूक भी किया गया कि अगर हम प्रतिदिन 12 बार सूर्य नमस्कार करें तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। 90% बीमारियां ऐसी हैं जो सूर्य नमस्कार से दूर हो सकती है। मैं आपको लगातार बता रही हूँ कि योगा से बहुत सी बीमारी दूर होती हैं। बहुत सी ऐसी बीमारी है जो हम दवाइयां खाते रहते हैं तो सही रहती है, लेकिन अगर हम कंटिन्यू अपने जीवन में सूर्य नमस्कार या योगा को आधार बना लें तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। सबसे बड़ी बात, सूर्य नमस्कार करने से हम तनाव मुक्त रह सकते हैं, हमें कोई भी मानसिक प्रॉब्लम नहीं होगी। ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः। 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 5 6 एक नीचे से ले लेना 7 8 9 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बात करेंगे 5 6 7 8 9 10 11 12 इसके बाद आगे की दोनों अंगूठे मिलाइए और एड़ी मिलाइए। आगे से एड़ी, पीछे से एड़ी मिलाए, आगे से अंगूठा मिलाए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे। हाथों की उंगलियों को ढीला छोड़ दे, पैरों की उंगलियों को ढीला छोड़ दे, कंधों को ढीला छोड़ दे। जब आप अपने शरीर को ढीला छोड़ देंगे, कितने का होगा, दाहिनी तरफ गिरेगा, बाईं तरफ गिरेगा। आंखें बंद, आंखें ना खोले, अपने शरीर को अपने नियंत्रण में करे। यदि आपका शरीर हिल डुल रहा है, इसका मतलब आपका शरीर आपके नियंत्रण में नहीं है। तो यदि नहीं हिल डुल रहा, इसका मतलब आपने अपने शरीर को नियंत्रण में करा हुआ है। जो अपने शरीर को नियंत्रण में कर लेगा वो स्वस्थ रहेगा, और जो शरीर के नियंत्रण में रहेगा वो निरोगी रहेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको स्वस्थ रहना है या निरोगी रहना है। स्वस्थ रहना है तो शरीर को नियंत्रण करे। आपके जो शरीर हिल रहा है दाएं बाएं आगे पीछे, उसको रोके। आंखें बंद, पीछे वाले आगे क्यों खोल रहे हैं मना करने के बाद भी? आगे बंद, हिलना नहीं है। जो शरीर हिल रहा है उसको रोके। अगर
खेल रहा है, हाथ को रोकिए, दान हाथ पे जाइए। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक पूरे शरीर को अपने नियंत्रण में करें। सूर्य नमस्कार करने के बाद थोड़ा सा हमें सीधे खड़े होना पड़ता है सब आसन में, इससे हमारा रक्त संचालन अच्छे से होता है। यदि आप सूर्य नमस्कार करने के बाद बैठ जाएंगे कुछ करेंगे तो हमारा बीपी हाई हो सकता है, हार्ट की समस्या भी बढ़ सकती है, क्योंकि हमने लगातार सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया, हमारा शरीर का जो तापमान है वो बढ़ गया है, टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ चुका है। उसको नियंत्रण करने के लिए इस क्रिया को करना बहुत जरूरी होता है। नासिका से सांस ले और मुंह से छोड़े, मुंह से भरे, नासिका से छोड़े। आपका शरीर बिल्कुल शांत हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, तनाव मुक्त हो जाएगा। नाक से सांस लीजिए, मुंह से छोड़िए, फिर मुंह से सांस लीजिए, नाक से छोड़िए। आपको सुनने एक बार बताया गया था, एक बार बता दिया वैसे कि जब हम सांस भरेंगे हमारा पेट फूलेगा और जब हम सांस बाहर निकालेंगे हमारा पेट अंदर होगा। इस प्रकार से सांस को लेना है और छोड़ना है। यदि आप सांस भरते हुए पेट अंदर की ओर ले रहे हो तो इसका मतलब आप सांस ठीक से नहीं ले रहे, ठीक है। आप भविष्य में रोगी बन सकते हो, कब्ज के, शुगर के, ठीक है, एसिडिटी, गैस के रोगी बन सकते हो। ये बहुत सुंदर। आप धीरे धीरे हाथों की उंगलियां चलाएं, पैरों की उंगलियां चलाएं, दोनों हाथों को स्पर्श करें, हथेली को गर्म करें, तेज तेज और तेज, आंखें नहीं खोलने, हानि खोलने बिन्ने का, हथेली गर्म करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे। जब हथेली गर्म हो जाए आंखों पर, चेहरे पर स्पर्श करें और अपनी धीरे धीरे आंखें खोलिए। धीरे धीरे आंखें खोलनी है। बच्चों कैसा लगा? आज के मेरे दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरे दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें। MD न्यूज मेरठ।